दूसरे इवेंट अगर हो, जैसे डांस का हो या फिर कोई सिंगिंग प्रोग्राम हो या कोई दूसरा किसी तरीके का प्रोग्राम हो, तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। अगर किसी के माँ बाप जिंदा है और हम हमारी हयात में उनको जिंदा देख रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत खुश नसीबी की बात है। उनकी खूब खिदमत कर लें, उनकी खूब खिदमत कर लें, उनकी खूब खिदमत कर लें। जन्नत यही है, जन्नत यही है, ऊपर भी है, कब्र में भी है, हर जगह है। और जब उसको सही पढ़ना शुरू किए तो उसका एक लुत्फ अलग मिलने लगा और उसकी एक रूहानियत अलग महसूस होने लगी। तो ये सोच दिमाग में आई कि भाई क्यों ना इस चीज को हम प्रमोट करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने कारोबार से भी नवाजा था, तो मैंने एक सोच ये रखी थी कि भाई कुरान के लिए भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां पर उसको भी मीडिया मिले और उसमें भी अच्छा न्यूज़ कवरेज मिले। जो बच्चे हिफ्स करते हैं वो लोग को भी अच्छे तरीके से एक बड़े पैमाने पे प्रमोट किया जाए। मेरा जो ददियाल है, यानी मेरे फादर, मेरे ताया, मेरे दादा, ये लोग बहुत रिलीजियस यानी प्योर रिलीजियस लोग थे। यानी घर मस्जिद घर और कुरान, ये इसी में उनकी जिंदगी गुजरती थी। आईटी मिनिस्टर के तौर पे उन्होंने काम भी किए और काफी बड़े एमएनसी कंपनीज को इंडिया भी हैदराबाद में लेकर आए। और अब एक अलग ही सूरत हो गई है आईटी हब की। मेरे ख्याल से अभी तो बैंगलोर को भी पीछे कर चुका है हैदराबाद। मंथन टुडे की पेशकश एडवांटेज पॉडकास्ट में आज बड़ी अच्छी शख्सियत हैदराबाद से जो हमारे दोस्त अब्दुल रहमान साहब यहाँ आए हैं पटना में। बहुत बहुत आपका यहाँ वेलकम है, खैर मकदम है। आज हम लोग इंडस्ट्री पर बातें करेंगे, लिटरेचर इंडस्ट्री पर। जी भाई खुर्शीद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर दावत देने के लिए और एक आपके एक बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम का एक हिस्सा बनने के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप हमारे इस पटना में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है अब्दुल रहमान साहब। आप इस पटना को, इस महफिल को और इस इंडस्ट्री जो है खास के लिटरेरी का है, आप भी बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजर है हैदराबाद के। 2-3 बड़े बड़े मुशायरा कराया आपने, दुबई में भी आपकी बड़ी अच्छी गूंज रही, हम उन्हें साथ सफ़र भी की। इसको आप कहाँ देख रहे हैं आज की इंडस्ट्री को, लिटरेचर के? खुर्शीद भाई बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आपकी इस खूबसूरत महफिल का मुझे हिस्सा बनाया है और आज यहाँ पर भी दावत देकर एक अच्छा पॉडकास्ट हम शूट करने जा रहे हैं। जिस तरह आपने कहा है कि लिटरेचर के बड़े बड़े प्रोग्राम आप भी कराते हैं, आपका भी एक बहुत बड़ा नाम है लिटरेचर इंडस्ट्री में। पीएलएफ और खुर्शीद भाई की एक अलग पहचान है। तो जो लिटरेचर के जो मुशायरे कराना, जैसे आपको भी पता है और हमको भी पता है कि भाई कोई आसान काम है नहीं। इसके पीछे एक बहुत बड़ी मेहनत, एक बहुत बड़ी प्लानिंग, एक बहुत बड़ा सिस्टम इन्वॉल्व होता है, जिसके तहत एक दूसरे का जहन और एक दूसरे की जो सोच है मिलने के बाद एक कोई बड़ा प्रोग्राम बनता है। तो किसी एक आदमी का काम नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम है। तो मैं ये सोचता हूँ कि भाई एक अच्छा टीम वर्क रहने की वजह से एक बहुत खूबसूरत मुशायरा या फिर एक बहुत खूबसूरत प्रोग्राम पब्लिक के लिए तैयार होता है और सब लोग उसको एंजॉय करते हैं। आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि बहुत सिस्टम है, बहुत उसमें मेहनत लगती है। लेकिन मैं तो समझता हूँ, मैं भी इस लाइन में हूँ 30 सालों से और 6 साल से खुद मैं पीएलएफ देख रहा हूँ। पैसा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट मुझे लगता है। पैसे को लेकर काफ़ी परेशानियाँ आती हैं। तो उसमें एक दूसरा सवाल ये भी करेंगे, जिस तरह से आज इंडस्ट्री बॉलीवुड की हो या आज गाने की हो, उस तरह से कोई भी स्पॉन्सर इसमें आगे नहीं आ पाते हैं जिस तरह से बाकी इसमें आते हैं। तो ये लिटरेचर में स्पॉन्सर आने के लिए आपकी क्या राय है और कैसे इसको और बेहतर और अप्रोच किया जा सकता है? खुर्शीद भाई, मैं ये समझता हूँ इसमें एक बहुत बड़ा गैप आ चुका है। जो पहले मुशायरे होते थे वो एक बहुत लो बजट पे और बहुत लो लेवल पे, लो स्केल पे होते थे, और अभी के जो मुशायरे हो रहे हैं, जिस तरीके से यूथ इसको पसंद कर रहा है, एक बड़े प्लेटफॉर्म इसको ऑर्गेनाइजर्स दे रहे हैं। तो हाँ, जिस तरह आपने कहा है, इसमें बहुत बड़ा फाइनेंस इन्वॉल्व होता है। तो इसके लिए मैं भी ये चाहता हूँ कि बड़े जो कंपनीज है जो उर्दू अदब की खिदमत की बात तो करते हैं, मगर जब स्पॉन्सर की बात आती है, जब इसके लिए कुछ डोनेशन देने की बात आती है, तो वो खुल के सामने आते नहीं है। तो हमारे को भी ये बहुत मुश्किलें पेश आती है, क्योंकि हैदराबाद एक बड़ा शहर है और यहाँ पर पटना में भी आप बड़े बड़े प्रोग्राम कराते हैं। तो मैं आपके इस माध्यम से, इस पॉडकास्ट के थ्रू से इन तमाम जो बड़े और कंपनीज है जो अच्छा कर रहे हैं, जो अपना एडवर्टाइजमेंट में लाखों का रुपया खर्चा कर रहे हैं, और आप जिस तरीके से देखेंगे कोई दूसरे इवेंट अगर
हो, जैसे डांस का हो या फिर कोई सिंगिंग प्रोग्राम हो या कोई दूसरा किसी तरीके का प्रोग्राम हो, तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। मगर जब बात मुशायरे की आ जाती है या फिर किसी लिटरेचर की बात आ जाती है तो उसको बहुत लो प्रोफाइल रखा जाता है और ये समझा जाता है कि इसमें क्या खर्चा आना है, बस जो भी मामूली सा कुछ कर देंगे और खत्म होगा। तो मैं तमाम से फिर से एक बार रिक्वेस्ट भी करूंगा, जितने लोग हमारा पॉडकास्ट भी देख रहे हैं जो हमसे जुड़ सकते हैं जुड़े, और जुड़कर एक टीम वर्क के साथ अगर काम करेंगे और अगर फाइनेंस अगर इसमें स्ट्रांग होगा तो इसका और बड़े पैमाने पे काम हो सकता है। क्योंकि उर्दू अदब एक ऐसी चीज है जिसका अभी जो यूथ है इससे कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। और अभी जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, जो तजुर्बा है, उसमें मैंने ये देखा है कि यूथ हर चीज जो चमकती है उसी से अट्रैक्ट होता है। तो किसी को लो प्रोफाइल रखकर अगर कहीं एक बंद कमरे में अगर हमें कोई मुशायरा करेंगे या फिर कोई प्रोग्राम करेंगे उर्दू अदब का, तो यूथ अट्रैक्ट नहीं होगी। अगर यूथ को हमारे को कनेक्ट करना है और इस प्रोग्रामों से जोड़ना है तो इसको भी थोड़ा फैंसी बनाने की जरूरत है और बनाना चाहिए हमको। उसके लिए एक बहुत बड़ा फाइनेंस भी इन्वॉल्व होता है। और आपने सही कहा कि स्पॉन्सर्स की बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत परेशानी है इसमें। मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ फिर हमारी एक मुहिम से या फिर इस डायलॉग से बात जब बाहर निकलेगी तो काफी सारे लोग हैं जो हम ख्याल है, हम मिजाज है, वो लोग आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, और बढ़ना भी चाहिए। जी, बात तो सही बोली आपने कि इंडस्ट्री को आगे आना चाहिए। तो हमको लगता है कि ये शुरुआत हुई है। और देखिए, अब पहले की जो मुशायरे होते थे वो चौकी पे होते थे, बहुत बड़े फील्ड में होते थे, खेत में होते थे। तो अब बदली ये चीज़ है इसमें, जैसे आप 5 स्टार में हो रहे हैं। इसके रील मैंने देखिए, पिछला एक हमने 2023 में एक मुशायरा किया था, एक बहुत बड़े 5 स्टार होटल में एक इनॉग्रेशन था जो कि पटई के दरवाल बिहार हो, जिसमें अंदाजे बियां जो आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी अच्छे मुशायरा के जो प्रमोटर हैं रेहान सिद्दीकी भाई और शाजिया आपा पटना आए, और अंदाजे बियां उसकी रील है। 8 घंटे लोग यहाँ मुशायरा का लुत्फ उठाया। और आप बिलीव करेंगे, उसके रील से बात हो रही थी रेहान वैसी भी हाल में 100 मिलियन गई है। करेक्ट है खुर्शीद, जो आप पॉइंट जो आपने रेस किया है, आजकल जो मुशायरा हो रहा है या जो भी इवेंट सोशल मीडिया खाली मुशायरा बोल के नहीं है, जो भी इवेंट हो रहा है वो आफ्टर द इवेंट चल रहा है। वो इवेंट तो 1 घंटे 2 घंटे के लिए हो रहा है और वो खत्म हो जा रहा है। शायद वो फिजिकल ऑडियंस जो होगी एक 500 होगी, 1000 होगी, 2000 होगी। जिस तरह आपने जिक्र किया 2023 का हैदराबाद में भी जो मुशायरा हुआ, अंदाजा बयां के साथ में जो फर्स्ट मुशायरा हुआ था, आप भी उसके हिस्सा थे और लगभग 2000 लोगों ने उस प्रोग्राम को अटेंड किया फिजिकली। मगर जिस तरह पटना का एक 100 मिलियन सोशल मीडिया पे व्यूअरशिप आया, उसी तरीके से हैदराबाद का भी जो मुशायरा था वो भी बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है। तो मैं ये समझता हूं कि ये आजकल के इवेंट्स जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं, जैसे अभी हम भी ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, अब यहाँ पर तो एक लिमिटेड ऑडियंस के सामने हो रहा है, मगर जब सोशल मीडिया पे जाएगा तो ये मिलियंस ऑफ मिलियंस व्यूअर्स के पास पहुंच जाएगा। तो ये एक इवेंट आफ्टर इवेंट हो रहा है। तो आपने जो बात उसमें छेड़ी है कि सोशल मीडिया का, तो सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर, इस चीज को प्रमोट करने के लिए भी। और मैं सोचता हूं कि भाई जिस तरीके से रील्स भी बनते हैं, जिस तरीके से उसका काम भी होता है, ये भी एक बहुत बड़ा काम है। इसके ऊपर भी आपने एक अच्छी बात छेड़ी है। हमको लगता है कि ये जो बातें हो रही है, हमको जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे स्पॉन्सर्स हैं, आप देखें IPL में टाटा और बड़े बड़े ओप्पो, तो इसमें भी आएंगे आने वाले दिनों में। आज देखता बहुत अच्छा काम कर रही है, अंदाजे बियां हैं, अप्लॉज अदब है। आज पुष्किन आगा साहब हमारे दोस्त हैं, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वहाँ काफी लोग उसमें जुड़े हैं, इससे तहजीब और जश्न उर्दू भी है, उर्दू है, फरहान वास्ती जो फाउंडर है इसके, दुबई से एक अच्छा एक मुहिम शुरू हुई जो अब अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम लोग को लगता है कि अब लोग आएंगे, जुड़ेंगे, और हम लोग को मिलकर भी एक मीटिंग हम लोग को करनी चाहिए ताकि इस इंडस्ट्री को उठाने के लिए कोशिश है। हम लोग तो एक एरिया अभी चला रहे हैं, कारवां बनेगा इंशाल्लाह। आपके बारे में जो मैंने सुना कि आपकी जो जिंदगी है, आप पहले मॉडलिंग में थे और आप फिर कारी बन गए, इसके पीछे क्या थॉट है? ये कैसा चेंजेस आया? ये कौन से साल में आया? ये दरअसल खुर्शीद, मैं ज्यादा इसके ऊपर कभी डिस्कस करता नहीं, मगर चूंकि आप मेरे को 25 साल से ज्यादा जानते हैं तो मेरी उस जिंदगी के भी आप हिस्सेदार रहे और इसके भी हिस्सेदार है, तो आपका फर्ज बनता है कि सवाल उठाए। ये कोई मॉडलिंग में जाना, ये मैंने 8-10 साल कुछ काम किया है उसमें, ये कोई प्लान नहीं था। कौन सा साल था ये हम 2000 से लेके 2008 तक मैं इसमें फुल फ्लेश था। और 2008 के बाद में जब मैं हैदराबाद वापस आ गया तो फिर उसके बाद में एक टाइम होता है हर चीज के पलटने का।
तो 2008 में जब मैंने मेरे वाली साहब से इसके बारे में डिस्कस किया तो वो थोड़ा नाराजगी इजहार करे, तो उसके बाद में और एक इसके पीछे की मेन मकसद ये थी कि भाई जो आपकी नस्ल होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। तो मेरा जो ददियाल है, यानी मेरे फादर, मेरे ताया, मेरे दादा, ये लोग बहुत रिलीजियस यानी प्योर रिलीजियस लोग थे, यानी घर मस्जिद, मस्जिद घर और कुरान, ये इसी में उनकी जिंदगी गुजरती थी। तो मैं इस फील्ड में चला गया था, ये किसी ख्वाहिश से या शौक से नहीं, बस एक एक्सीडेंटली हो गया। और वो काम बोलते ना कि हर चमकती हुई चीज अच्छी लगती है जवानी में, तो हो गया था। तब वहां से जब मैं वापस हैदराबाद को शिफ्ट हो गया, तब वालिद साहब से जब मैं इस बारे में डिस्कस किया तो वालिद साहब ने थोड़ी नाराजगी का इजहार किया, तो फिर मैं उस फील्ड को मुकम्मल तरीके से छोड़ दिया। तो मैं ये सोचता हूँ कि मेरे माँ बाप की दुआ थी, मेरे वालिद वालदा की दुआएं थी जो मेरे को इस तरफ खींच के लेकर आई। उसके बाद में अल्लाह ताला ने ऐसी किस्मत बदली कि फिर अल्हम्दुलिल्लाह कुरान को सीखना शुरू किए। मेरे पहले उस्ताद मेरे वालिद मोहतरम ही रहे, उसके बाद में हमने कुरान को सीखा, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह कारी कुरान बन गए। और बहुत खुशी भी होती है कि लोग आप कारी साहब के नाम से पुकारते हैं, तो कुरान की निस्बत से मेरी एक नाम पहचान हो गई। आपकी बहुत अच्छी प्रोग्राम होते हैं SRZ की तरफ से हैदराबाद में, जिसमें आप कुरान शरीफ की जो करत है उसके जो आप प्रोग्राम कराते हैं, वो क्या, उसके बारे में जरा बताएं आप। ये एक काम कर रहा है, बहुत ही एक आलम, जैसा कि कहते हैं कि इल्म और अदब दोनों का मिला के चल रहे हैं, इसके बारे में जरा कोई बात कहना चाहेंगे। जी खुर्शीद भाई, ये 2023 में ये एक थॉट आया था मेरे दिमाग में कि जब मैं कुरान सीखने निकला तो मैं ऑलरेडी एक अच्छी उम्र को पहुंच चुका था। तो जब कुरान सीखे तो कुरान की अहमियत मालूम हुई, और जब उसको सही पढ़ना शुरू किए तो उसका एक लुत्फ अलग मिलने लगा और उसकी एक रूहानियत अलग महसूस होने लगी। तो ये सोच दिमाग में आई कि भाई क्यों ना इस चीज़ को हम प्रमोट करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने कारोबार से भी नवाजा था, तो मैंने एक सोच ये रखी थी कि भाई कुरान के लिए भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां पर उसको भी मीडिया मिले और उसमें भी अच्छा न्यूज कवरेज मिले। जो बच्चे हिफ्स करते हैं वो लोग को भी अच्छे तरीके से एक बड़े पैमाने पे प्रमोट किया जाए। तो वो एक थॉट लेकर मैं फर्स्ट माहिरुल कुरान अवार्ड 2025 बोलकर 2024 पहला 2024 में हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा कामयाब हुआ और अल्लाह ने नियतों को देखकर उसको इतनी मकबूलियत दी कि पूरी दुनिया में, खुर्शीद भाई आप भी उसके गवाह, लोगों ने पसंद किया और हर जगह से फोन आए। उम्र में भी बच्चों को लेकर विनर थे, जो विनर थे उनको हमने फर्स्ट जो पोजीशन उनको 1 लाख रुपया, सेकंड जो पोजीशन 50,000 और थर्ड जो पोजीशन उनको 25,000 कैश प्राइस था, प्लस उम्रा पैकेज था। तो जब हम उम्रे के लिए गए थे तो अल्हम्दुलिल्लाह हरमैन शरीफैन के इमामों से मुलाकात हुई और उनके मेहमान रहे, उनके साथ खाना खाया और बहुत ही बाबरकत करने जा रहे हैं। अब ये साल का भी अल्हम्दुलिल्लाह इसका ऐलान हो चुका है और आज 31 अगस्त 2025 आज उसका लास्ट डे है रजिस्ट्रेशन का। और अल्हम्दुलिल्लाह ये साल भी 500 से ज्यादा एप्लीकेशंस आ चुके हैं और ये 3 राउंड में ये हमारा मुसाबिका होता है। पहले की जो 3 राउंड होते हैं, एलिमिनेशन राउंड, स्क्रीनिंग राउंड और सेमीफाइनल, ये ऑनलाइन होता है। तो ये ऑनलाइन के बाद में जो टॉप 10 आते हैं उनको हम हैदराबाद बुलाते हैं और वो लाइव कंपटीशन होता है, मुसाबिका होता है और वो इंशाल्लाह ताला नवंबर में करने का हमारा प्लान है। और बहुत मुबारक हो, बेस्ट विशेस भी। लेकिन आपने जो हैदराबाद की बात की, हैदराबाद जैसा कि मैं देख रहा हूँ आज बहुत ही खूबसूरत शहर है, GDP उसकी बहुत अच्छी है, बड़े अच्छे वहाँ लोग हो रहे हैं, लोग शिफ्ट कर रहे हैं। इसके बारे में आप बताएं कि हैदराबाद को लोग इतना पसंद किया, वहाँ का खाना, वहाँ के लोग, तो उसके बारे में आप तो वहाँ रह रहे हैं, इसके बारे में हैदराबाद लोग बड़े पसंद क्यों कर रहे हैं? हैदराबाद उमूमन मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ कि वह हैदराबाद यूं तो दुनिया को कई अनमोल तोहफे दे चुका है, यानी निजाम कई अनमोल तोहफे, अगर हम लिस्ट बनाने बैठेंगे तो बहुत लंबी फेरिस्त हो जाएगी। अनमोल तोहफे जिसका कोई सानी नहीं है, यानी जिसका कोई रद्दो बदल नहीं है। मगर मैं जब इस चीज का जिक्र आता है तो इसमें 2 चीजों का जिक्र करना मैं जरूरी समझता हूँ कि भाई एक तो है बेजान और एक है जानदार। ये क्या है? तो बेजान जो है उसको आज दुनिया कोहिनूर के नाम से जानती है, और जो जानदार है उसको दुनिया आज असदुद्दीन अवैसी के नाम से जानती है। अच्छा। तो एक बेबाक लीडर है और हमारे सदर है और हमको उन पर फख्र है। तो ये 2 चीजें ऐसी है जिसको आज दुनिया हैदराबाद के नाम से, हैदराबाद ने ये 2 चीजों को दुनिया के एक बहुत ही खूबसूरत तोहफा दिया है। चार मीनार
चार मीनार भी, मैं वही बोला ना कि अगर हम लिस्ट लिखने बैठे तो बड़ी फेरिस हो जाएगी। वहाँ के मोती बहुत मशहूर है, वहाँ का खाना बहुत मशहूर है, वहाँ की बिरयानी बहुत मशहूर है, वहाँ की तहजीब, वहाँ का कल्चर बहुत मशहूर है, वहाँ की शेरवानी बहुत मशहूर है। तो एक बड़ी तवील लिस्ट है, मगर काबिले जिक्र ये दो चीजें हैं जिसमें मैं हमेशा कहता हूँ कि एक बेजान है, एक जानदार है। बेजान जो है उसको कोहिनूर के नाम से दुनिया जानती है, और जो जानदार है उसको असदुद्दीन ओवैसी के नाम से जानती है। ये जो जीडीपी आप देख रहे हैं, आप तो बचपन से वहां रहे हैं, तो अभी जो बदलाव आ रही है वहां की सारी चीजें, मैं भी गया था तो मेरी हमेशा एक सोच रही कि मैं कोई शहर में या मुल्क में जाता हूँ तो रात में मैं निकल जाता हूँ टैक्सी लेके, ताकि मैं देखता हूँ शहर में क्या हो रहा है। जैसा कहते हैं अडॉप्ट अडैप्ट इम्प्रूव। तो मैं आज से 2005 में गया था, वहाँ उस टाइम मेट्रो बन रही थी। आज वो सोच के मैं यहाँ आया पटना में, मेट्रो में मैंने बातें की, यहाँ ट्रैफिक अवेयरनेस कैंप किया, हम लोगों ने शुरू किया था अभी। तो आप उस बदलाव को 20 सालों में कहाँ देख रहे हैं हैदराबाद को? क्या अभी जैसे खुर्शीद भाई आपने बोला है, हैदराबाद तो इतना फास्ट ग्रो हो रहा है आईटी को लेकर और ट्रांसपोर्ट को लेकर और हर चीज को। अगर आज आप हैदराबाद में चले जाएंगे जहां पर आईटी हब बना है, यानी फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट है, आपका हाईटेक सिटी है, आप यकीन नहीं करेंगे कि आप इंडिया में हैं। इतनी खूबसूरत बिल्डिंगें बनी है और इतना जबरदस्त सोच है। ये कौन है उसके पीछे? हु इज द माइंड बिहाइंड दिस? अब ये एक दिन या 2 दिन का काम नहीं है। ये जब हाईटेक सिटी जब शुरू हुआ था काम, ये चंद्रबाबू नायडू के दौर में ये शुरू हुआ था, मगर इसको जो आगे लेकर गए हैं, एक अलग स्टेज पे लेकर गए, एक अलग प्लेटफॉर्म पे ले गए, वो केटीआर का एक बहुत बड़ा उसमें कंट्रीब्यूशन रहा है। और जो बिल्कुल अब आईटी मिनिस्टर के तौर पे उन्होंने काम भी किए और काफी बड़े एमएनसी कंपनीज को इंडिया भी हैदराबाद में लेकर आए, और अब एक अलग ही सूरत हो गई है आईटी हब की। मेरे ख्याल से अभी तो बैंगलोर को भी पीछे कर चुका है हैदराबाद, और बहुत ही तेजी से हैदराबाद में जो अच्छाई है, हम लोग पटना के लिए, बिहार के लिए क्या करना चाहिए? जैसे आपका क्या मैसेज है? पटना बिहार का जहां तक मैं कैसे करेंगे? हाँ, पटना और बिहार का जब भी नाम आता है तो यहाँ का जो यूथ है वो पटना और बिहार छोड़कर ये दिल्ली या फिर हैदराबाद या फिर बैंगलोर या कोई बड़े सिटी को शिफ्ट हो रहा है। तो ये यूथ को यहाँ रोकने के लिए मेरे ख्याल से यहाँ पर भी आईटी के ऊपर और कई दूसरे फैक्ट्रीज के ऊपर है, या फिर आपका कोई एक ऐसा प्रोडक्ट यहाँ पर शुरू करना चाहिए। गवर्नमेंट को उसके ऊपर सोचना चाहिए कि जिससे यूथ कनेक्ट करे और वो यहीं पर रहे, इसको माइग्रेट ना हो। तो तकरीबन हर सिटी में, बॉम्बे है वहां पर भी जो आपको बिहारी मिलेंगे या फिर बिहार से लोग मिलेंगे। तो इस चीज को कट करने के लिए आईटी पे और इंडस्ट्री पे, ये चीजों पे मेरे ख्याल से इंडस्ट्री पे काम करना बहुत जरूरी है। काफी काम कर रहे हैं, काफी बदलाव आपने देखा। और मेरे ख्याल से हैदराबाद और पटना को कंपेयर भी नहीं कर सकते। हैदराबाद एक बड़ा शहर है, पटना भी ग्रोइंग स्टेट है। तो मेरे ख्याल से आगे चलते हुए इसको भी इसको बेहतर कर सकते हैं और बेहतर बनाया। अदब तहजीब में तो काफी अच्छी कर रही है, लिटरेचर में मैं देख रहा हूँ। हमारी सोच हमेशा रही कि पटना बहुत ही पहले से अच्छा हो रहा है, और आज हम लोग की कोशिश है, सबका दायित्व है कि अल्लाह ने जो नवाजा है हम लोग को सलाहियत, उसको समाज में बांटा जाए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं उसी की पहले पीएलएफ जो आर्ट एंड कल्चर को हम लोग बेहतर कर रहे हैं। मेरी यह सोच हमेशा रही कि जो भी शहर वही अच्छा होता है जहाँ स्पोर्ट्स अच्छा होता है। आप देखें कतर कितना बड़ा आज हो गया एक वर्ल्ड कप से। आज लिटरेचर को लोग जयपुर से जानते हैं, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। तो हम लोग पटना में भी कर रहे हैं, और हम इस प्रोग्राम में आपका एक बार बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। पीएलएफ को भी मैं आपके जो प्रोग्राम्स होते हैं बहुत क्लोजली मॉनिटर भी करता हूं और क्लोजली फॉलो भी करता हूं। और मेरे को जो अभी आपने मेरे ख्याल से लास्ट वीक या लास्ट मंथ एक प्रोग्राम किया था, जो यूथ और पटना के गवर्नर को, यानी बिहार के गवर्नर को इन्वाइट किया था। हाँ, तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएट था, और मैं सोच रहा हूँ कि भाई इसी तरीके का कोई प्रोग्राम हम इंशाल्लाह हैदराबाद में भी करेंगे, जहां पर सरकार को और जो सरकार में बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हैं उनको और यूथ को कनेक्ट करें, ताकि उनके बीच का जो गैप है उसको किस तरह फिल कर सकें। वो आपका बहुत अच्छा आइडिया था, तो मैं उससे बहुत मुतासिर हुआ। इंशाल्लाह उसको मैं आपसे डिस्कस करके फिर हम इंशाल्लाह उसको हैदराबाद में भी उसी पर यूथ की आप बात कर रहे हैं। पटना सर्किल भी हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिसमें यूथ की हम लोग बातें कर रहे हैं, जिसमें स्किल गैप and mismatch of the opportunity, the job opportunity and challenges. करेक्ट है, क्योंकि उसका क्वालिफिकेशन कुछ और है और जॉब उसको उस लेवल की नहीं मिल रही या फिर उस स्ट्रीम की नहीं मिल रही है, तो वो गैप भी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। पटना डिबेट सर्किल वो शुरू कर रहे हैं। अब्दुल रहमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस हमारे मंथन टुडे के स्टूडियो में आज हम लोगों ने एक एडवांटेज पॉडकास्ट किया। आपके यहाँ पटना आए हैं एलीट नशीश महफिल 2 में, और ख़ास के हमारे जो टीम हमारी मंथन की है, और ख़ास के हमारे इनके एडिटर सिराज अनवर साहब, और ख़ास के हम लोग के सरपरस्त जो अशफाक रहमान साहब,
उनकी सोच कि उसको और बेहतर कैसे मैसेज को बढ़ाया जाए। जैसा कि कहते हैं कम्युनिकेशन में दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो है स्पीड एंड क्रेडिबिलिटी। आप ऐसे लोग शख्सियत यहाँ पटना आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सभी तरफ से। खुर्शीद भाई बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं आपका और पीएलएफ की तमाम टीम का, जो मैं अगर मेरे लफ्जों में कहूँ तो भाई जो हॉस्पिटैलिटी में बेस्ट है, यानी मैं एक एक चीज एयरपोर्ट से घर से निकलने से लेकर पटना पहुंचने तक का फॉलोअप, इतना पेशेंस, इतना प्यार, इतना मोहब्बत सिर्फ ये खुर्शीद भाई और पीएलएफ की टीम ही कर सकती है। तो मैं खुर्शीद भाई की तमाम टीम और अशफाक भाई की तमाम टीम, ये स्टूडियो में मौजूद तमाम कैमरामैन, लाइटमैन, सब चीज हर एक का इसके अंदर योगदान है। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि मुझे आपने बुलाया और दुआ भी कर दें आप कि अल्लाह आप तमाम को सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे और तमाम आफतों से, बीमारियों से, मुसीबतों से अल्लाह आप तमाम की हिफाजत फरमाए। और अगर आपके वालिदैन जिंदा है तो अल्लाह उनका साथ, उनका हयात आपके ऊपर उनका साया नसीब फरमाए, और अगर वो दुनिया से चले गए हैं तो अल्लाह उनकी और तमाम मरहूमीन की मगफिरत फरमाए। ये मैं हमेशा दुआ करता हूँ, क्योंकि वालिदैन बहुत अहम हिस्सा हमारी जिंदगी में रखते हैं। और अगर इस छोटे से पॉडकास्ट से अब खुर्शीद भाई ने छेड़ा है तो एक छोटा सा मैसेज भी मैं देना चाह रहा हूं कि अगर किसी के माँ बाप जिंदा है और हम हमारी हयात में उनको जिंदा देख रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत खुश नसीबी की बात है। उनकी खूब खिदमत कर लें, उनकी खूब खिदमत कर लें, उनकी खूब खिदमत कर लें। जन्नत यही है, जन्नत यही है, ऊपर भी है, कब्र में भी है, हर जगह है। तो माँ बाप को कभी नाराज ना करें। माँ बाप को कुरान का हुक्म है अल्लाह ताला बोला कि उफ तक करने ना दो, तो आप बिल्कुल उनके लिए उफ तक मत करें और अपनी जितनी हो सकते हैं उनके लिए अपनी जान, अपनी माल, अपनी सब चीज उनके लिए निछावर कर दें। तो मैं एक बार फिर से आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।